वो शब्द का जो उच्चारण है वो ठीक हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो जब ऑडियो सामग्री आप बच्चे को दे रहे हैं जिसमें वो सही तरीके से उच्चारित शब्दों को, कि राम को राम बोल रहे हैं, लाम नहीं बोल रहे हैं, तो इस तरह की चीजें वो जब सही सामग्री सुन रहा होगा, फ्लैश कार्ड में उसको दिखाया जाएगा कि ये र ल में अंतर होता है, तो बात सुधर जाएगी। सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और फिर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, फटाक से समझेंगे और बात करेंगे इस पे। फिर क्वेश्चन नंबर क्या हो गया फोन में, क्वेश्चन नंबर 5 की जब हम बात कर रहे हैं, शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे कक्षा में ऐसी रणनीतियों का उपयोग करें जो बच्चों में हिंदी सीखने की रुचि और उत्साह बढ़ाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा कहता है कि हिंदी बहुत कठिन है, मैं इसे नहीं सीख सकता, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी बात क्या हो रही है कि ये महत्वपूर्ण है कि कक्षा में ऐसी रणनीति यानी ऐसी स्ट्रेटेजीज का उपयोग किया जाए, ऐसे मेथड्स का उपयोग किया जाए जो बच्चों में हिंदी बोलने की रुचि बढ़ाए, हिंदी में उत्साह बढ़े, हिंदी के इस्तेमाल में उनका, क्योंकि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा कहता है कि हिंदी बहुत कठिन है, मैं इसे नहीं सीख सकता, यानी बच्चों को लग रहा है कि बहुत मुश्किल है यार, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए एज अ टीचर? फर्स्ट ऑप्शन है कठिन पाठों को सरल और रोचक बनाने के लिए कहानी, खेल और गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए, यानी बच्चे को सक्रिय कर दो, एक्टिव कर दो। चलो सही लग रहा है। फिर भी सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चे को हिंदी में कठिन अभ्यास देकर उसे मजबूर करना चाहिए कि वह अभ्यास के माध्यम से सीख ले। बच्चे को मजबूर कर रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, डर का भय का माहौल बना रहे हैं, ये सब बच्चे के पक्ष में नहीं है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, इसको तो हटा देंगे, है ना। थर्ड ऑप्शन है बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाई जारी रखने देना चाहिए। अब यहाँ पे हिंदी भी तो सीखनी है ना कभी ना कभी, अब हिंदी सीखने में कठिनाई हो रही है, तो अब मात्र कोई प्राइमरी क्लास की तो बात है नहीं, प्राथमिक कक्षा के बाद तो बाकी भाषाएं भी पढ़ेगा ना बच्चा, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा। बच्चे को समझाना चाहिए कि भाषा सीखना एक मुश्किल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। अब उसको पहले ही मुश्किल लग रहा है, आप और उसको मुश्किल बता दे रहे हैं, तो सही ढंग से उसको आसान और रोचक बनाएंगे। मुश्किल क्या है, कुछ भी नहीं है मुश्किल। फिर ठीक, एज अ टीचर अगर आप भी यही कहेंगे अरे मुश्किल है, तो फिर सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं। ठीक, तो आपको तो रुचि जागृत करनी है, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है वो हमें मुश्किल कहाँ लगती है। प्रेम देख लीजिए, लोगों को कितने शौक से करते हैं, है ना, आसान चीज है कोई, है। वो मीम याद आ गया मुझे जो इंस्टाग्राम पे चलता रहता है, ये हमारी बहन ममता। देखो एक बार, तो ये कोई आसान काम है। कठिन पाठों को सरल और रोचक बनाने के लिए कहानी, खेल और गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। इंटरेस्टिंग बना दीजिए, आप रुचिकर बना दीजिए, बच्चों को गतिविधि में संलग्न रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और बताइएगा। छठा प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, 6 नंबर के लिए नहीं, 1 ही नंबर का प्रश्न है। अभिकथन क्या है स्टेटमेंट, हिंदी शिक्षण में केवल व्याकरण सिखाना ही पर्याप्त है। एक तो ये केवल जहां लिखा हुआ होता है वो ज्यादातर केस में नेगेटिव है शब्द, है ना। केवल व्याकरण क्यों भाई, संदर्भ में व्याकरण सिखाइए, कहानी, कल्पना, नाटक सब कुछ सिखाइए, सिर्फ व्याकरण क्यों सिखाना है, सिर्फ ग्रामर क्यों सिखाना है, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। कारण क्या है, भाषा अधिगम में व्याकरण के साथ साथ श्रवण, पठन, लेखन और मौखिक कौशल का भी विकास आवश्यक है। यानी जो बाकी कौशल हैं जिनको हम सुबो पाली कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सभी प्रकार के कौशलों पर फोकस किया जाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि व्याकरण और लिखने पे ही या पढ़ने पे ही फोकस करें। तो ए तो गलत ही है और आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है 7वां प्रश्न। ठीक, ये क्या कहता है भाई, शिक्षण के दौरान शिक्षक ने हिंदी भाषा सिखाने के लिए बच्चों को अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कराया, यानी हिंदी ट्रांसलेशन कराया इंग्लिश आपके सेंटेंसेस का। इस विधि का उद्देश्य क्या हो सकता है, ऐसा क्यों किया है? अगर आप देखेंगे ये ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन टाइप का मेथड है, यानी कि यहां पे बेसिकली आप भाषा को ट्रांसलेट करके सीख रहे हैं। ठीक, बच्चों को केवल व्याकरण के नियम रटाना नहीं, नियम रटाने की बात थोड़ी हुई है, सिर्फ दूसरी भाषा के माध्यम से हिंदी की संरचना और व्याकरण को सिखाना। भाई जो भाषा बच्चों को आती है, मान लीजिए हो सकता है उसको अंग्रेजी आती है और हिंदी सिखाई जा रही है, तो अंग्रेजी से हिंदी में इसलिए अनुवाद करा रहे हैं कि जो दूसरी भाषा यहाँ पे अंग्रेजी है, हिंदी की संरचना यानी हिंदी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें ग्रामर कैसे काम करता है, वो ट्रांसलेशन के माध्यम से आप सिखा रहे हैं। ठीक, हम यहां मान के चल रहे हैं कि बच्चे को अंग्रेजी आती होगी, बच्चों को हिंदी में वार्तालाप के लिए प्रोत्साहित करना वो एक अलग कहानी है। यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात हुई है, वो फिर प्रत्यक्ष मेथड आ जाएगा या कम्युनिकेटिव मेथड आ जाएगा, जिसमें हम संप्रेषणात्मक विधि कहते हैं, जिसको बातचीत के माध्यम से भाषा सिखाना। फिर है फोर्थ ऑप्शन, बच्चों को पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद कराने के लिए कहना। याद करना नहीं, बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन बेटर है। जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप संरचना को समझ रहे हैं कि माय नेम इज, तो मेरा नाम ये है, तो उसमें संज्ञा कहेंगे, उसमें नाउन कहेंगे, दोनों भाषाओं की संरचना वो बेहतर तरीके से समझ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और बताइएगा
कौन सा एक प्रश्न है जो सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि कक्षा में एक बच्चा अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है, यानी खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा क्लियरली, और शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहा, यानी शब्दों को भी ठीक से उच्चारित नहीं कर पाता, यानी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा ठीक से शब्दों को, उसका प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, और दूसरा स्पष्ट रूप से खुद को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा, क्लियरली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक, अब क्या होगा ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चे की समस्या को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि यह समय के साथ ठीक हो जाएगी। देखिए, नजरअंदाज करके समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, ये एक बड़ी समस्या है। फिर है सेकंड ऑप्शन, बच्चे को बार बार सही उच्चारण करने के लिए बाध्य करना चाहिए। देखिए, बाध्य करना, मजबूर करना, डांटना, फटकारना, ये सब नेगेटिव शब्द हैं, इनको इस्तेमाल आपको नहीं करना है पेडागोजी में एज अ टीचर। थर्ड ऑप्शन है बच्चे की समस्या को समझते हुए उसे आसान और रोचक गतिविधियों के माध्यम से भाषा सुधारने का अवसर देना, ये बात भी सही है। बच्चे को व्याकरण के नियम रटाने पर जोर देना, रटवाने की बात तो आप करेंगे ही नहीं। तो ऑप्शन क्या सही है? एक ही ऑप्शन सही है, बच्चे की समस्या को समझते हुए, यानी उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा या अभिव्यक्त कर पा रहा अपने बात को, या व्यक्त कर पा रहा, उसे आसान और रोचक गतिविधियों के माध्यम से भाषा सुधारने का अवसर देंगे। लैंग्वेज के गेम होते हैं, भाषा के कुछ और ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें वो खेल खेल में सीख जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। पहले कारण जानेंगे, समस्या को समझेंगे और फिर उसका समाधान ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और बताइएगा प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। कक्षा में शिक्षक ने हिंदी सिखाने के लिए अनुवाद के बजाय, यानी ट्रांसलेशन की बजाय सीधे हिंदी का प्रयोग किया, यानी ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं आप लैंग्वेज को, जो भी बच्चे की मदर टंग है, हिंदी हो, सॉरी इंग्लिश हो, पंजाबी हो, कुछ भी हो, उससे आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे हिंदी को, आप सीधा हिंदी में ही बात कर रहे हैं, यानी जिस भाषा को सिखाना चाहते हैं उसी भाषा में बातचीत कर रहे हैं, उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि कहते हैं इसको, कि जब आप जो लक्ष्य भाषा है, जिसको टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, जिसको सिखाने के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, जो यहाँ पे हिंदी है, जब आप लक्ष्य भाषा को सिखाने के लिए लक्ष्य भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए टारगेट लैंग्वेज का ही यूज कर रहे हैं, तो उसको प्रत्यक्ष मेथड या डायरेक्ट विधि कहते हैं, कि डायरेक्ट उसी लैंग्वेज से उसी लैंग्वेज को आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आप इसको समझिए कि जब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की अगर हम बात करें, जहां पे हिंदी बोलने पे ही फाइन है मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या है, या जहां पे इंग्लिश में ही बात हो रही है पूरे टाइम, तो इंग्लिश से ही आप इंग्लिश बोल करके ही डायरेक्ट, या इंग्लिश यूज करके ही आप इंग्लिश को सीख रहे हैं, ना कि ट्रांसलेशन करके। ठीक, तो ये डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें मदर टंग का, मातृभाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक, प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य क्या है भाई? ये जो डायरेक्ट मेथड है, इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला ऑप्शन है बच्चों को बिना व्याकरण सिखाए भाषा के दैनिक प्रयोग में निपुण बनाना। तो आप देखेंगे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, बेशक उन्होंने ग्रामर या व्याकरण उनकी हिंदी मीडियम वालों से कई बार कमजोर हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो भाषा यूज करके बोलना सीखा है, तो वो बोलचाल में, दैनिक भाषा के डेली यूज में उनकी अच्छी लैंग्वेज पे पकड़ हो जाती है, स्पोकन लैंग्वेज पे। बात तो सही लग रही है। फिर भी सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को केवल व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करना। व्याकरण की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, जब आप भाषा के इस्तेमाल से सीख रहे हैं तो डायरेक्ट व्याकरण थोड़ी रट रहे हैं आप। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, बच्चों को मातृभाषा का अधिक प्रयोग करने देना। मातृभाषा का तो प्रयोग वर्जित है इसमें, यानी मदर टंग तो यूज ही नहीं हो रही इस मेथड में। डायरेक्ट जिस भाषा को सिखाना चाह रहे हैं, जो कि हिंदी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंदी देख के ये मत सोच लेना सारी दुनिया की मातृभाषा, सारे बच्चों की भाषा, भारत में मातृभाषा जो है हिंदी होगी। ठीक है ना, हिंदी यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज या एक लक्ष्य भाषा के रूप में काम कर रही है, जिसको आप सिखाना चाह रहे हैं। बच्चों को दूसरी भाषा में सोचने और लिखने के लिए प्रेरित करना। देखो, यहाँ पे भाषा के इस्तेमाल से आप भाषा सीख रहे हैं, या डायरेक्ट उस लैंग्वेज को यूज करके आपका जो बातचीत डेली हो रही है उसमें बच्चा बेहतर हो रहा है, पारंगत हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, व्याकरण सिखाए बिना, यानी ऐसा नहीं आपको कोई व्याकरण के नियम, भाषा को डायरेक्ट यूज करके आप मे आई कम इन मैम, अब इसमें जरूरी नहीं बच्चों को आपने पहले व्याकरण सिखाया होगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये देखिएगा, अभिकथन है और कारण है। स्टेटमेंट क्या है भाई, हिंदी शिक्षण में रचनात्मक लेखन गतिविधियां बच्चों की भाषा की समझ को बढ़ाने में सहायक होती हैं। यानी जो हिंदी लैंग्वेज टीचिंग है उसमें जब आप क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज करा रहे हैं, बच्चे कोई ऐसे लिख रहे हैं, किसी तीज त्योहार पे लिख रहे हैं, अपनी सोच नए ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, तो ये समझ बेहतर होगी बच्चे की, हाँ भाई वो कुछ नया सोच रहा है अपनी मर्जी से। ट्रू है ये बात। रीजन क्या है इसका, रचनात्मक लेखन बच्चों को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता देता है। यानी जो क्रिएटिव राइटिंग है वो अपनी भाषा, अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, अपने तरीके से व्यक्त करेंगे, कुछ नया लिखेंगे। किसी को पत्र लिख रहे हैं जन्मदिन पे, किसी को लेटर लिख रहे हैं, किसी और फॉर्मल भी अगर वो, तो अपने आप को व्यक्त करने का उनका तरीका, उसमें तो हालांकि फॉर्मल लेटर्स में तो पहले से ही सेट पैटर्न होता है। तो ए और आर दोनों सही है, और सही स्पष्टीकरण भी है जो आपका ए है, वो जो आर है ए का। ठीक,
रचनात्मकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और बताइएगा क्या कहता है 11वां प्रश्न। देखिएगा, ये कह रहा है कक्षा में उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षक बच्चों की भाषा सीखने की प्रगति को मापना चाहते हैं। उपलब्धि परीक्षण समझते हैं आप, अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से कि कितना अचीव कर लिया, जो उद्देश्य निर्धारित हुए थे वो किस हद तक अचीव हो गए हैं, ये उपलब्धि प्रश्न पत्र के माध्यम से जांचा जाता है। ठीक, तो कक्षा में उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षक बच्चों की भाषा सीखने की प्रगति को मापना चाहता है, यानी कितना प्रोग्रेस की है बच्चे ने भाषा को लेकर के। ये अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से पता लगेगा कि 4 चैप्टर पढ़े थे या ये पढ़ा था, ये सीख पाया कि नहीं सीख पाया। इसका उद्देश्य क्या होगा, बता दिया मैंने आपको उद्देश्य, कितना सीख पाया। पहला ऑप्शन है बच्चों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें सुधारने के लिए सुझाव देना। चलो, हो सकता है बच्चों को उनके प्रदर्शन के आधार पर श्रेणियों में बांटना, यानी कैटेगरीज में बांटना, ये काम नहीं करना है। केवल बच्चों को परीक्षा के लिए बांटना नहीं है, बच्चे को केवल बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये भी कोई सिखाने का लक्ष्य नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। दुर्भाग्य है हमारा कि हम ज्यादातर एग्जाम्स के लिए पढ़ते रह जाते हैं। बच्चों पर अधिक पाठ्यक्रम का बोझ डालना, ये भी एक नेगेटिव बात है कि आपने सिलेबस का बोझ डाल दिया। एक ही ऑप्शन जहां बच्चा एक्टिव है और जहां बच्चा एक्टिव हो वो ऑप्शन बेस्ट है। बच्चों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें सुधारने के लिए सुझाव देना, पता चलेगा कितनी उपलब्धि हो गई है। एक तो इसका ये उद्देश्य है कितना अचीव कर लिया, जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे, जो उद्देश्य निर्धारित हुए थे वो कितने प्राप्त हो पाए, किस हद तक, और दूसरा कहां कमी रह गई और उसको फिर सुधारा जा सकता है।